भले ही इंसान चांद पर पहुंच गया हो और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ज़मीन पर उसके मसले अभी सुलझे नहीं हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ज़मीन के टुकड़ों के लिए जंग चल रही है। कुछ विवाद समंदर पर वर्चस्व बढ़ाने के लिए भी हो रहे हैं। जैसे चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। उसकी फिलीपींस की नौसेना से झड़पें भी होती रहती हैं, आप लगातार न्यूज़ में देखते हैं। समंदर के अलावा नदियों पर भी कई विवाद जन्मे हैं। अब नदियां तो सरहदों को देखकर बहती नहीं हैं, वो एक देश से निकलकर दूसरे देश चली जाती है, बिना राष्ट्रीयता देखे वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल अक्सर राजनीति में भी हो जाता है। जैसे इस समय तीस्ता नदी बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनी हुई है। फरवरी में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, फरवरी 2026 में। वहाँ के राजनीतिक दल भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत तीस्ता नदी का पानी रोकता है, जिससे बांग्लादेश में सूखा पड़ जाता है, फसल बर्बाद होती है और लाखों जिंदगियां भी इससे प्रभावित होती हैं। भारत इस विषय की गंभीरता को बखूबी समझता है, इसलिए वो कई सालों से बांग्लादेश की सरकार से बातचीत कर रहा है इस मसले पर, ताकि नदी के पानी पर एक समझौता कर लिया जाए। ये प्रस्तावित समझौता है तीस्ता वाटर ट्रीटी, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। अब तक इसमें सिर्फ दो पार्टियां शामिल थी, भारत और बांग्लादेश। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गई है, बांग्लादेश की विदेश नीति में भी कई बड़े बदलाव आए हैं। इसलिए अब इस विवाद में एक नए प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, और वो प्लेयर है चाइना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया जो हैं मोहम्मद यूनुस, इसी साल मार्च में चीन गए थे। इसी दौरान उन्होंने चीन के साथ एक समझौता साइन किया है। इस समझौते के हिसाब से चीन तीस्ता नदी पर प्रोजेक्ट्स बनाने में बांग्लादेश की मदद करेगा, उसको पैसे देगा। दो तरह के मुख्य तौर पर प्रोजेक्ट की जो बात है वो मीडिया में लिखी जा रही है। पहले तो ये कि बांग्लादेश के हिस्से में जहाँ नदी बहती है, तीस्ता नदी बहती है, उसे और गहरा किया जाएगा और उसकी खुदाई की जाएगी, और उससे जो मिट्टी निकलेगी उसका इस्तेमाल बाद में खेती में किया जाएगा। दूसरा ये कि बांग्लादेश की सरकार एक बड़ा जलाशय बनाने का भी प्लान कर रही है। इस जलाशय में नदी से आया पानी स्टोर किया जाएगा, और गर्मियों के दिनों में जब सूखा पड़ता है तो उसका इस्तेमाल उस समय फसल की सिंचाई में किया जाएगा। बांग्लादेश की सरकार ये सभी प्रोजेक्ट अपनी ज़मीन में तो बना रही है, पर ये प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भी एकदम नज़दीक है। ये कॉरिडोर भारत के लिए बहुत संवेदनशील है। एक पतली सी ज़मीन की पट्टी है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर की, और ये भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। इसीलिए इसे भारत का चिकन नेक भी कहते हैं। अब इतने संवेदनशील इलाके के पास चीनियों की आमद से भारत में बैठे सुरक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो चिंतित हैं। उनका कहना है कि यहाँ चीनियों की आमद से हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। समझ रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2026 में बनना शुरू भी हो जाएंगे, और 2029 तक इसका जो पहला चरण है वो पूरा भी हो जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है चीन और बांग्लादेशियों के बीच। यानी प्रोजेक्ट बहुत स्पीड से बन रहे हैं, और चीन पहले चरण में ही लगभग 6,500 करोड़ रुपए लगाने वाला है। अच्छा, भारत के लिए सिर्फ ये चीनी जो परियोजनाएं हैं वो टेंशन का सबब नहीं है। खबर ये भी है कि बांग्लादेश के लाल मोनीर हाट एयरबेस में चीन भी अब अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और जानते हैं ये एयरबेस वो कहाँ पे है? ये है तीस्ता नदी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। यानी बांग्लादेश के रास्ते चीन हमें दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि तीस्ता वाटर ट्रीटी क्या है, ये समझौता अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है, और इस विवाद में चीन की एंट्री भारत के लिए कितना चिंता करने वाली हो सकती है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है, सिक्किम के पास से, फिर पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश तक ये बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 414 किलोमीटर है, और लगभग 309 किलोमीटर तक ये भारत में बहती है, फिर बांग्लादेश में दाखिल होती है। यहाँ इसकी लंबाई, मतलब बांग्लादेश में जो इसकी लंबाई है वो करीब 105 किलोमीटर के आसपास है। 1947 से पहले इस नदी के पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बना। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था। पर भारत के लिए असल मुश्किलें आ रही थी पश्चिमी पाकिस्तान से, यानी मेनलैंड पाकिस्तान से।
वहाँ कश्मीर के ज़रिए, कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश की। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के साथ जितने भी विवाद होते थे, जैसे इस नदी के साथ जो पानी के मसले का विवाद था, उस पर उतना ध्यान नहीं जाता था। फिर आया साल 1971, इस बरस पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया, बांग्लादेश बना। तब उसने पहली बार, यानी बांग्लादेश ने पहली बार हमसे ये समस्या डायरेक्टली एड्रेस की। अच्छा, ख़ास बात ये है कि सिर्फ तीस्ता नदी के पानी पर जो बातचीत है वो अटक रही थी, और वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 53 नदियाँ बहती हैं, पर दिक्कत तीस्ता नदी के पानी पर ही आ रही थी। उसकी वजह यह है कि ये जो नदी है, तीस्ता नदी है, वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों तरफ के लाखों लोगों की लाइफलाइन की तरह काम करती है। 1980 के दशक में भारत ने जलपाईगुड़ी ज़िले में यहाँ एक बैरेज बना लिया। यहाँ पानी रोककर इकट्ठा किया जाता और इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाने लगा। इससे पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा प्रभावित हुआ। फिर 2008 में सिक्किम में ही तीस्ता नदी पर ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिया गया। हालांकि ये जो पावर प्लांट है वो 2017 में शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले ही इसका पानी प्रभावित होने लगा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इस पावर प्लांट का शुरू हो गया था। इसलिए बांग्लादेश ने शुरुआत से ही इस विषय पर भारत से बात करना अच्छा समझा था। तो इस विषय पर जो बातचीत हुई, सबसे पहली बातचीत हुई 1983 में, और इसी बरस भारत और बांग्लादेश के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ तीस्ता नदी पर। इस समझौते के मुताबिक तीस्ता नदी का 39% पानी भारत को और 36% पानी बांग्लादेश को दिया जाना तय हुआ। 25% पानी नदी के फ्लो के लिए ही छोड़ दिया गया, ताकि इससे जो नदी का प्रवाह है वो प्रभावित ना हो, अफेक्ट ना हो। लेकिन ये केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी, कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं थी, और असल में दिक्कत पानी के बंटवारे पर थी भी नहीं। असल समस्या थी ज़रूरत के समय पानी की सप्लाई पूरे होने की। बांग्लादेश का जो आरोप था वो ये था कि सूखे के मौसम में, यानी दिसंबर से मई तक, उसे बहुत कम पानी मिल पाता है इस नदी से, जिससे उसकी खेती और सिंचाई बुरी तरह प्रभावित होती है। अब सूखे का जो मौसम है वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए तो आता नहीं है, ये भारत के लिए भी आता है, और पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा हमने बताया कि लाखों लोग इसी नदी के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं। वहाँ के किसानों को भी सूखे में खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए भारत और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल की लीडरशिप इस समझौते को लेकर थोड़ी असहज रही है शुरुआत से ही। इसलिए शेख हसीना हो या खालिदा ज़िया, इस मुद्दे पर बांग्लादेश की लीडरशिप ने हमेशा भारत से बात की है। फिर आया साल 2011, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी शेख हसीना। दोनों की सरकार ने, भारत और बांग्लादेश की सरकार ने, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई राउंड्स की मीटिंग की। एक मसौदा तैयार हुआ, इसके मुताबिक तीस्ता का 42.5% पानी भारत और 37.5% पानी बांग्लादेश को दिया जाना तय हो गया। ये 2011 के समझौते में बात तय हुई। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो आखिरी मोमेंट में इस समझौते से पीछे हट गई। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, हम ये नुकसान नहीं झेल सकते। हालांकि उस समय ममता बनर्जी ने दूसरी नदी का पानी बांग्लादेश तक भेजने का सजेशन भी दिया था, प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन वो तीस्ता नदी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थी। 2011 के बाद से बांग्लादेश ने कई बार भारत से इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने कहा कि ये एक राज्य का विषय भी है, हम बिना उनकी मर्ज़ी से ये समझौता नहीं कर सकते हैं। फिर अप्रैल 2025 में बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे बैंकॉक में। उस मुलाकात में भी यूनुस ने मोदी के साथ इस विषय पर चर्चा की थी, लेकिन इसका भी कोई नतीजा निकला नहीं। अब जब भारत और बांग्लादेश के बीच कोई समझौता नहीं निकला, तो चीन ने यहाँ पर एक संभावना खोजनी शुरू कर दी। सबसे पहले साल 2020 में चीन ने शेख हसीना को तीस्ता नदी पर परियोजना बनाने का, प्रोजेक्ट्स बनाने का ऑफ़र दिया था, लेकिन उस समय शेख हसीना उतनी इंटरेस्टेड थी नहीं। चीन ने उस समय कहा था कि हम आपकी पानी की समस्या हल कर देंगे। उस समय मीडिया में ये भी लिखा जा रहा था कि चीन ने $1 बिलियन की निवेश की पेशकश की थी, लेकिन शेख हसीना इसके लिए रेडी नहीं हुई, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, जैसा हमने बताया। फिर साल 2024 आया और अगस्त महीने में उनका तख्ता पलट हो गया। आप जानते हैं वो देश से भाग गई, अभी भारत में है, और अंतरिम सरकार बनाई गई बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के मुखिया। फिर मोहम्मद यूनुस का चीनी दौरा हुआ, चीन गए वो, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करने की फिर से चीनी सरकार से गुहार लगाई। चीन तो इसके लिए पहले से राज़ी था, इसलिए ये डील पक्की हो गई। यूनुस ने चीन से कहा कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है,
और चीन तो मास्टर ऑफ वाटर मैनेजमेंट है ही पहले से, इसलिए यूनिस ने चीन के साथ 50 साल के लिए एक रिवर मैनेजमेंट मास्टर प्लान साइन कर लिया। इसी के अंडर आता है तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट, जिसकी बात हमने शुरू में की। इसके 4 बड़े उद्देश्य बताए जाते हैं। पहला, बाढ़ नियंत्रण करना। दूसरा, सूखा रोकना, जिसके लिए एक बड़ा जलाशय बनाना तय हुआ है। तीसरा जो है वो है वाटर सप्लाई को दुरुस्त करना, लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। और चौथा है खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना। असल समस्या यही है, सूखे के मौसम में फसल नष्ट हो जाती है, जिससे गरीब किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो नदी की गहराई बढ़ाने में आने वाला है। चीन ने कहा है कि हम लगभग 100 किलोमीटर तक की नदी के हिस्से को गहरा बना देंगे, जिससे और अधिक पानी, ज़्यादा पानी यहाँ पे ठहर पाएगा। भारत की सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता इस प्रोजेक्ट की लोकेशन से है। जैसा हमने बताया कि ये भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बन रहा है। जब प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा तो चीनियों का जमावड़ा भी इस इलाके में बढ़ेगा, जो हमारी सुरक्षा के लिए ख़तरा हो सकता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं और एक अपडेट जान लेते हैं रूस यूक्रेन वॉर से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मुलाकात होने वाली थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि वे पुतिन के साथ ऐसी बैठक नहीं करेंगे जो बेकार साबित हो आगे जाकर। ट्रंप ने यूक्रेन वॉर के सिलसिले में कुछ दिन पहले पुतिन से फ़ोन पर बात भी की थी। फिर वो इस हफ्ते की शुरुआत में ज़ेलेंस्की से भी मिले थे व्हाइट हाउस में। इसके बाद ट्रंप का प्लान ये था कि वो पुतिन से आमने सामने सीधे एक मुलाकात करेंगे, लेकिन अब खबर छप रही है कि रूस ने बहुत ही ज़्यादा मांगों का एक मसौदा तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से ट्रंप ने ये मुलाकात कैंसिल कर दी है या स्थगित कर दी है कुछ दिनों के लिए। ट्रंप और पुतिन जो हैं वो आखिरी बार अगस्त 2025 में अलास्का में मिले थे, लेकिन उस बैठक का कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया था। हालांकि ट्रंप ने उसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी जीत की तरह पेश तो किया ही था, जिस तरह वो गज़ा सीज़ फायर को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं। हालांकि सीज़ फायर के बाद भी इसराइली हमलों में दर्जनों फ़िलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। 18 अक्टूबर तक ही इसराइली हमलों में मरने वाले फ़िलिस्तीनियों की संख्या 38 के पार पहुंच गई थी। ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने भी ये रिपोर्ट किया था। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।